नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं अंजना वर्मा की कहानी यहाँ वहाँ हर कहीं। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। उस दिन शाम को 5 बजे ही संजीव ऑफिस से वापस आ गया था। लिफ्ट से ऊपर जाकर उसने अपार्टमेंट की घंटी बजाई तो रोज़ की तरह दरवाज़ा नहीं खुला। वह बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। फिर दूसरी और तीसरी बार भी बजाई तो दरवाज़ा वैसे ही बंद रहा। तब उसे लगा कि उसके पापा कहीं चले गए हैं। यदि वे भीतर होते तो फौरन दरवाज़ा खोलते, लेकिन उन्हें मालूम भी तो नहीं था कि इस समय वह आ जाएगा, वरना वे बाहर नहीं जाते। उसने अपने पिता रविंद्र बाबू को कॉल किया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? रविंद्र बाबू नुक्कड़ वाली स्नैक्स की दुकान में खड़े समोसे खा रहे थे। उन्होंने सोचा कि संजीव ऑफिस से फ़ोन कर रहा है, इसलिए इत्मीनान से बोले, संजीव कहो किस लिए फ़ोन किया? यदि वे जानते कि संजीव बाहर खड़ा है तो इस तरह शांति से बात न करते। उनकी आवाज़ में घबराहट घुली होती। घर पहुंचने के लिए बेताब हो जाते। संजीव ने कहा, आप कहाँ हैं? मैं इस गली की स्नैक्स वाली दुकान में समोसे खा रहा हूँ। मैं तुम दोनों के लिए भी लेता आऊँगा। उनकी आवाज़ में वही शांति बरकरार थी। संजीव ने कहा, अच्छा लेते आइएगा, पर अभी आइए, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुनते ही वे बेचैन हो गए। बोले, ओह आ गए क्या? अच्छा, मैं आ रहा हूँ तुरंत। उनकी आवाज़ में खुशी घुल गई थी। संजीव ऑफिस से आ गया है, यह सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। बच्चों का घर लौटना उन्हें अपरिमित खुशी दे जाता था, क्योंकि उनके आसपास पसरा हुआ सन्नाटा दूर हो जाता था। जल्दी जल्दी मुंह चलाकर वे मुंह में भरे समोसे को निगलने लगे। समोसे खाते हुए दुकानदार से बोले, अच्छा 4 समोसे और पैक कर दो। यह कहकर वे एक हाथ से पेपर प्लेट थामे हुए दूसरे हाथ से अपनी जेब में बटुआ टटोलने लगे। पर बटुआ तो लेकर चले ही नहीं थे, तो मिलता कैसे? टटोलते टटोलते यह महसूस हुआ। तब तक हाथों में कुछ खुदरे नोट आ गए थे। उन्हें उंगलियों में थाम कर दुकानदार की ओर बढ़ाते हुए बोले, लो भाई, पैसा ले लो, मैं बटुआ तो घर पर ही भूल गया। दुकानदार ने नोट थामते हुए कहा, कोई बात नहीं थी, पैसे फिर मिल जाते। रविंद्र बाबू लगभग हर रोज़ इसी स्नैक्स की दुकान पर आते और कुछ कुछ खाते। इसी से दुकानदार उन्हें पहचानता था। शाम के 4 बजते कि खाने से अधिक बाहर निकलने की इच्छा जोर मारती। बाहर आकर लोगों को चलते फिरते आते जाते देखते तो उन्हें लगता कि उनकी नसों में भी खून दौड़ रहा है। तब अपने हिस्से के अकेलेपन में निष्क्रिय हुआ दिमाग पूरी तरह सक्रिय हो उठता। तरह तरह के ख्याल दिल की धड़कनों के साथ गुथ जाते और वे पूरी जिजीविसा से भर उठते। रविंद्र बाबू ने पेपर प्लेट डस्टबिन के हवाले किया। पेपर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए समोसों का पैकेट उठाया और चल दिए। 4 कदम चले होंगे तो मुंह में बसे स्वाद ने याद दिलाया कि वे पानी पीना तो भूल ही गए। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर जाकर ही पी लेंगे। अभी बेचारा संजीव घर के बाहर खड़ा होगा, थका मांदा। यह स्थिति बड़ी खराब होती है कि घर पहुँचो और घर में ताला बंद, पास में चाबी नहीं। संजीव ने एक चाबी सुरुचि को दे रखी थी और दूसरी वह खुद रखता था। सुरुचि ऑफिस से उसके पहले ही घर पहुंच जाती थी, अतः चाबी उसके पास रहनी चाहिए थी कि उसे इंतज़ार न करना पड़े। अभी पापा के आने पर उसने अपने वाली चाबी पापा को दे दी। रविंद्र बाबू वहां पहुंचे तो देखा कि संजीव बैग लिए खड़ा है। उन्होंने अपनी जेब टटोलकर चाबी निकाली। संजीव ने चाबी उनके हाथ से ले ली, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें चाबी की होल में घुमाने में समय लगेगा। उन्हें डबल लॉक वाले डोर खोलने की आदत नहीं थी। दरवाज़ा खोलकर संजीव ने अपना बैग सोफे पर डाला और बैठ गया। रविंद्र बाबू ममता भरी आंखों से उसे देखते हुए सोच रहे थे कि बेचारे बच्चे 12-12 घंटे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में खटते हैं, तब जाकर एक मोटी पगार घर में लाते हैं। इन्हीं रुपयों से सब कुछ होता है, नहीं तो शहर में एक कोठरी भी ना हो पाए। उन्होंने पूछा, चाय पियोगे, बना दूं? संजीव ने कहा, नहीं, कॉफ़ी पीकर आया हूँ।
ऑफिस से, और आपसे मैं चाय बनाकर पीऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, सुरुचि अब आती ही होगी, वह तो बनाएगी ही। करीब घंटे भर बाद सुरुचि आई। वह भी संजीव की तरह ही थकी हुई थी। आते ही अपने कमरे में लगे वॉशरूम में हाथ मुंह धोने वाली चली गई। फिर चाय बनाकर एक एक कप संजीव और रविंद्र बाबू के सामने रख दी और अपना कप हाथ में लेकर टीवी धीमी आवाज़ में खोलकर बैठ गई। संजीव लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। रविंद्र बाबू ने टोका, अब तुम्हें ऑफिस में कम काम था कि यहाँ आकर फिर लैपटॉप से सिर खपाने लगे? संजीव ने कहा, पापा आप नहीं समझिएगा, इससे कितनी सारी बातें हल हो जाती हैं, सारा काम ही हो जाता है इससे। यह सुनकर रविंद्र बाबू कुछ प्रशंसा और अचरज भरी दृष्टि से उसे देखने लगे। सुरुचि को शायद टीवी के प्रोग्राम अच्छे नहीं लग रहे थे। वह अपने कमरे में उठकर चली गई। यही दृश्य हर शाम का हुआ करता था और सवेरे का बिल्कुल इससे उल्टा। 9 बजते बजते संजीव और सुरुचि दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। तब घर में वे ही अकेले बच जाते, पिंजरे में बंद मैना की तरह छटपटाने लगते। कभी पेपर पढ़ते, कभी कोई पत्रिका उलटते, तो कभी टीवी ऑन करते। इन सब से जब ऊबते तो सो जाते। यहाँ किसी से उनकी जान पहचान न थी, न अपना कोई दोस्त ही था कि उसके यहाँ बैठकर कुछ वक्त गुजार लेते। उन्हें अपने बेटे के पास आए हुए 1 महीना हो गया था। एक नई दिनचर्या से उन्हें गुजरना पड़ रहा था। ऐसा न था कि वे कभी अपना घर शहर छोड़कर बाहर नहीं रहे। जब तक नौकरी में रही कई जगहों पर गए, कितने तरह के लोगों और उनकी संस्कृतियों से मिलना जुलना हुआ। पर तब की बात और थी। एक पूरा परिवार था, पत्नी, छोटे छोटे बच्चे। दफ्तर से आते तो अपने को सबसे घिरा हुआ पाते, चारों ओर चहल पहल का माहौल। अब वह बात न थी। अब उनकी पत्नी गुजर चुकी थी और साथ साथ एक लंबा वक्त भी। सदा बदलती रहने वाली दुनिया ने इतना बदल दिया था उनकी ज़िंदगी को। पहली बार जब वे इस महानगर में आए थे, उन्हें अजीब लगा था कि यहाँ तो सारे दिन दरवाज़ा बंद रहता है। कई कई घंटे एकांत में बताते हुए वे एक इंसान का चेहरा देखने को तरस जाते। जिस रात को वे आए उसके सवेरे आपस में कुछ बातचीत भी न हुई और बेटा बहू दफ्तर चले गए तो वे बेचैन होने लगे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे खुश हुए कि चलो कोई आया, शायद पड़ोसी हो। पर पड़ोसी क्या दूसरे लोक में रहते थे। उनके फ्लैट भी दिन दिन भर बंद रहते। शाम को मियाँ बीवी थके मांदे लौटते तो बंद घर खुलता। उन्हें यह सब नहीं मालूम था। तभी सोच बैठे कि पड़ोसी आया होगा। खुश होकर दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा सामने नेपाली रसोइया खड़ा है। उन्हें याद आया कि जाते जाते सुरुचि बोल गई थी, पापा जी नेपाली खाना बनाने आएगा, जो मर्जी हो बनवा लीजिएगा, वह चाय कॉफ़ी भी बना देगा। नेपाली को देखकर वे मुस्कुरा उठे, बोले, तो तुम प्रीतम हो? हाँ साहब, उसने कहा था। ठीक है आओ, मुझे सुरुचि ने तुम्हारे बारे में बताया था। आप भैया के पापा हो ना? हाँ, मुझे मालूम है, भाभी जी बोला था कि आप आएगा। वह पूरे अधिकार के साथ भीतर चला आया। उनकी ओर घूम कर बोला, क्या खाओगे आप? जो रोज़ बनाते हो वही बना दो, रविंद्र बाबू बोले। इतना सुनते ही वह अपने काम में मशगूल हो गया। वे पास ही सोफे पर बैठे हुए सिंक से पानी निकालने की आवाज़, कढ़ाई में सब्जी छौंके जाने की छनक, प्रेशर कुकर की सीटी, कढ़ाई और छलनी की आपसी ठनर मनर सुनते रहे। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि नेपाली ने सारा खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया। उसके बाद बाहर जाते हुए बोला, दरवाज़ा बंद कर लो साहब। रविंद्र बाबू उसके काम की तेज़ी को देखकर अवाक हो गए थे। भला इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? वे जितना चकराए उतना ही उदास भी हुए उसे बाहर निकलते देखकर। वह सिटकिनी खोलकर चला गया था और वे पीछे उसकी पीठ निहारते रह गए थे। वाह, आया भी और चला भी गया। क्या बनाया होगा उसने? डाइनिंग टेबल पर लगे कैसरोल्स को उन्होंने खोल खोल कर देखा था। पूरा उत्तर भारतीय खाना था, एक भी आइटम कम नहीं। चावल दाल सब्जी के साथ सलाद और चटनी तक बनाकर रख दी थी उसने। रसोइया को आया देखकर उनके मन में एक छिपी आशा जगी थी कि उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होगी। कुछ वह पूछेगा, कुछ ये पूछेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तत् धीरे धीरे उस महानगर में रहते हुए रविंद्र बाबू ने सीख लिया था कि कैसे समय बिताया जाए। वे अपने मित्रों को कॉल करते और देर तक मोबाइल पर बातें करते रहते। जब तक बातें होती रहती
उन्हें लगता कि वे एक चलती फिरती जीती जागती दुनिया से जुड़े हुए हैं, वरना इस शहर के अनजाने चेहरों के समुद्र में एक भी पहचाना चेहरा उन्हें नजर नहीं आता था। तब उनकी मन स्थिति एक भटके हुए जहाज की हो जाती। कहाँ जाएं, क्या करें, सब कुछ अपरिचित, अटूट एकाकीपन। अकेले रेल या बस में सफ़र करना उन्हें कभी बुरा नहीं लगा था, बल्कि कभी कभी तो उन्होंने इसे एंजॉय भी किया था, एकदम भीड़ भाड़ से मुक्त। परंतु अपना विधुर जीवन जीते हुए उन्हें लगता था कि जिंदगी का एकाकी सफ़र रेल या बस का सफ़र नहीं है जो उसका लुत्फ उठा लिया जाए। इसे जो जीता है वही समझता है। जीवन संगिनी को गुजरे एक अरसा हो गया था। पत्नी की ज़रूरत जितने पहले थी उससे कम आज नहीं थी, बल्कि उन्हें लगता था कि अभी उसका होना अधिक जरूरी था। अब उनकी ज़िंदगी क्या थी? एक सूखे पत्ते की तरह उड़कर वे यहाँ से वहाँ चले जाते थे। जिधर हवा ले गई उधर ही उड़ गए। अपना कोई वजूद ही नहीं रह गया था। वे यहाँ पर अपने परिचित बनाने की कोशिश करने लगे थे। शुरू शुरू में सिक्योरिटी गार्ड, दुकानदार और सब्जी वालों से ही कुछ ज़रूरत से अधिक बातें करने लगे थे ताकि वे इन्हें पहचानें। जाते जाते दोस्ताना नज़रों से उन्हें देखते। धीरे धीरे आसपास के लोग इन्हें जानने लगे थे। इन्हें अच्छा लगता था जब कोई आंखों में पहचान लिए इनकी ओर देखता और इनका हाल चाल पूछ लेता। घर में सब्जी लाने का काम इन्होंने अपने जिम्मे ले लिया था कि इसी बहाने लोगों से कुछ बात भी हो जाएगी। बातचीत करके थोड़ा प्रफुल्लित महसूस करते थे। फिर भी पूरे दिन की लंबाई में पसरा हुआ समय नहीं कटता था। खाना बन जाता था, कपड़े धुल जाते थे, काम खत्म है, खाना लगा हुआ है, वे खाएं या ना खाएं, निपट अकेले रहते हुए खाने की इच्छा भी दब जाती थी। कुछ कुछ करके समय को टुकड़ों टुकड़ों में काटने की कोशिश जी जान से जारी रहती। फ्लैट के पूरब में आंजनेय का मंदिर था, कभी कभी उधर निकल जाते। उत्तर की ओर बड़ा सुंदर गणेश मंदिर था। शाम को टहलते हुए किसी दिन उधर भी निकल जाते। दर्शन करके बाहर आते तो वहीं प्रांगण में बेंच पर शांति के साथ बैठकर समय बिताते। इतना करने के बाद भी समय बीत मुश्किल था, खासकर दिन का। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब वे ही बालकनी में रखे गमलों में पानी डाल दिया करेंगे, कुछ समय इसमें भी कटेगा। यही सोचकर उन्होंने सुरुचि से एक दिन कहा था, बेटा इन गमलों को मैं ही सींच दिया करूँगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम बाई को मना कर दो। सुरुचि बोली थी, पापा जी आप सींचेंगे तो बाई की आदत खराब हो जाएगी, गमले सींचना उसका काम है। यह सुनकर रविंद्र बाबू चुप हो गए थे। ठीक ही तो कह रही थी वह, अब 2 दिनों के लिए बाई की आदत क्यों खराब कर जाए। उस दिन बेटा बहू के दफ्तर जाने के बाद उन्होंने अखबार उठा लिया था। अखबार की एक एक खबर पर नज़र दौड़ाने लगे। रोज की वे ही सारी बातें, राजनीतिक उथल पुथल, अपराध, उसमें भी बलात्कार। मन चिड़चिड़ा हो गया। एक भी खबर ऐसी नहीं थी कि मन खुश हो। उन्होंने अखबार एक और रख दिया था, पत्रिकाएं तो पहले ही पढ़ चुकी थी। अकेले बैठकर सोचने लगे क्या किया जाए। तभी कमरे के बाहर लगे गमलों की ओर उनका ध्यान गया। उनमें रोपे गए पौधों को देखकर वे सोचने लगे कि इन्हें देखकर तो पता ही नहीं चलता कि क्या मौसम है। सभी मौसमों में एक सा ही रहते हैं, क्या जाड़ा, क्या गर्मी और क्या बरसात। वे उठकर फूलों को निहारने लगे थे। तभी वे चौंके। नहीं, उनका सोचना सही नहीं था। अभी वसंत है और कुछ पौधों में सुआपंखी कोपलें फूट रही हैं। यह देखकर अपने अकेलेपन में भी वे मुस्कुराने लगे। गौर से देखने के लिए अपना चश्मा ठीक कर वे पौधों पर झुक गए। वाह, कुदरत का करिश्मा! फूल को सब पता है, उन्हें मालूम है कि बसंत आ रहा है। इस महानगर को मालूम हो न हो, काम और जाम को फर्क पड़े या ना पड़े, ये अपनी मौन आवाज़ में कह रहे हैं कुछ। इनकी सुनता भी कौन है। वे उन पौधों से बात करने लगे। बोले, तुम बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त की बसंत आ गया है। अचानक उन्हें लगा जैसे कितने सारे नन्हे मुन्नों से घिरे हुए हैं वे। उनके इर्द गिर्द कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी बाहें हैं, बाहें नहीं हैं, पंख हैं, हरे हरे पंख। वे सब ढूंढ रहे हैं आकाश, हवा और उजाला। वे अपने को तितली जैसा हल्का महसूस करने लगे। कितनी हल्की हो गई थी उनकी सांसें। उन्होंने चारों ओर नज़र घुमाई। हवा और आकाश को काटती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थीं, पर इस बालकनी में थोड़ा आकाश था, उसका खुलापन था, थोड़ा जीवन था, थोड़ी ताजगी, थोड़ी संजीवनी। हाँ, अब यहीं बैठेंगे, हवा और आकाश से बातें करते हुए। यहीं से दुनिया भी दिखती है, लोग भी दिखते हैं। अब रोज़ उनके बैठने की प्रिय जगह वही बालकनी हो गई थी।
वे रोज ध्यान से एक एक पौधे को देखते। पौधों में निकले अखुए हर दिन थोड़ा बढ़े हुए लगते। एक सरसों के बराबर उगा अंकुर छोटी छोटी पत्तियों में खुलने लगा था। देखते ही देखते कितनी ही धानी पत्तियां निकल आई थी। पौधे झबरीले हो उठे थे। उस दिन वे शाम को सब्जी लेकर लौटे तो मन न होते हुए टीवी खोल दी। अचानक उन्हें अपने जबड़ों में दर्द महसूस हुआ। फिर वह टीसता चला गया और इतना बढ़ा कि दवा की जरूरत महसूस होने लगी। फ़ोन करके संजीव को कहना चाहा कि लौटते हुए वह दवा लेते आए, पर उसे आने में अभी देर थी। दांत का दर्द इस तरह बर्दाश्त से बाहर हो चला कि संजीव के आने तक वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में भी उन्हें ही दवा के लिए निकलना पड़ेगा। किसको कहते? घर में था कौन? अतः वे दवा लाने चल दिए। दवा की दुकान नज़दीक ही थी। शाम की स्याही घिरने लगी थी। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बनी हुई थी। किनारे चलने वाले पद यात्रियों की भी कमी नहीं थी। इसी भीड़ में रविंद्र बाबू खींचे हुए चल रहे थे। कभी कभी उनका हाथ अपने दुखते हुए जबड़े पर चला जाता। दर्द और भीड़ ने उन्हें इस तरह जकड़ लिया था कि उन्हें लगने लगा कि न जाने किस दुनिया में वे आ गए हैं। गाड़ियों की हेडलाइट से आंखें चौंधिया जा रही थी। वे सड़क पार करने के लिए एक ओर खड़े थे। तभी एक स्कूटर उन्हें मारती हुई निकल गई। इसके बाद की बात उन्हें नहीं मालूम। आंखें खुली तो वे अस्पताल के बेड पर थे। बगल में खड़ी नर्स इंजेक्शन देने की तैयारी कर रही थी और संजीव पास में था। उन्हें होश में आया देख उसने पूछा, कैसे हैं पापा? पैरों में बहुत दर्द है और दांत में भी। क्या हुआ है मुझे? उन्होंने कराहते हुए कहा। संजीव बोला, आपको स्कूटर से धक्का लग गया था। हाँ, अभी याद आ रहा है। मैं दवा लाने निकला था क्योंकि दांत में बहुत दर्द हो रहा था। एक स्कूटर मुझे मारते हुए निकल गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गया था। आप स्कूटर के धक्के से गिरकर बेहोश हो गए थे। यह तो अच्छा हुआ कि वहाँ कुछ लोगों ने आपको पहचान लिया और आकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा। उसी ने मुझे खबर की। रविंद्र बाबू सुनकर चुप रहे। उन्हें अब वह दुर्घटना याद आने लगी थी। संजीव ने कहा, पापा, आपने दवा के लिए मुझे फ़ोन कर दिया होता। आप स्वयं क्यों निकल गए? रविंद्र बाबू ने कराहते हुए कहा, दर्द इतना था कि मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। संजीव बोला, खुशकिस्मती से आप बच गए पापा। आपको कुछ हो जाता तो? अभी रविंद्र बाबू भी यही सोच रहे थे कि वे भाग्य से बच गए। उनके पैरों की हड्डियां भी सही सलामत थी। वे डर गए यह सोचकर कि अपाहिज भी हो जा सकते थे। तब उन्हें कौन देखता। अस्पताल से आने के बाद उन्होंने संजीव के यहाँ कुछ दिन और बिताए। अब वे सवेरे सैर के लिए उस समय जाते जब सड़क पर वाहन नहीं रहते थे। दुर्घटना के डर से बाहर न निकलते, यह भी संभव न था। इसीलिए वाहनों से बचते हुए वे फ्लैट से निकलकर स्नैक्स वाली दुकान से होते हुए अगले दोराहे तक जाते। फिर उस मुख्य सड़क को पकड़ते जिस पर बहुत कम गाड़ियां चलती थी, साथ ही वह चौड़ी भी थी। वे सड़क की दोनों ओर लगे पेड़ों को पहचानते हुए जाते। यह शिरीष है, यह गुलमोहर, यह हमलतास, यह लैगंटेशिया और यह न जाने क्या। इस तरह वे एक अजीब आनंद से भर जाते। वे सोचने लगते कि यदि ये पेड़ न होते तो न जाने दुनिया कैसी लगती, धरती कैसी दिखती, शायद केश रहित स्त्री की तरह कुरूप। एक दिन कुछ झिझकते हुए संजीव से बोले, बेटा, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए। संजीव ने कहा, क्यों? कुछ समय और रहिए ना हमारे साथ। क्या तकलीफ़ है यहाँ आपको? तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। तुम लोग इतना ध्यान रखते हो मेरा। फिर भी बहुत दिन हो गए बाहर निकले हुए। अब जाऊँगा। ठीक है, अगले सप्ताह के लिए टिकट करा दो। हवाई अड्डे पर रविंद्र बाबू अपनी ट्रॉली लुढ़काते हुए निकल रहे थे तो एक परिचित चेहरा सामने की भीड़ में खड़ा इनका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर असलम ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर इनके हाथ से ट्रॉली ले ली। कार पर बैठते ही उन्होंने अपने सर को पिछली सीट से टिका दिया। कार पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कार शहर से गुजरती हुई अपने गंतव्य की ओर मुड़ गई, जो 2.5 घंटे की दूरी पर स्थित था। सड़क के दाएं बाएं धूल में नहाए पेड़ पौधे खड़े थे। महुआ की महक समेटे हुए खुली हवा आई और प्राणों में उतर गई। घर के कमरे में दाखिल होते ही सन्नाटे ने उनके लिए बाहें फैला दी। उन्होंने सन्नाटे को आलिंगन में भर लिया, आगोश में बाहें फैला दी। आगोश से छुटकर सन्नाटे ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रविंद्र। रविंद्र बाबू ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, धन्यवाद।